हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8 हम लोग जो देखेंगे। इस आपका सेट प्रैक्टिस में प्रत्येक क्वेश्चन का फुल्ली डिस्कशन आपको बताने वाले हैं। ऐसा डिस्कशन कि आज तक आप कहीं पर नहीं देखे होंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में मात्र 10 मिनट देखें और अंदाज़ा लगा कर देखें कितना अच्छी तरह से और कितना बेहतरीन तरह से डिस्कशन कराया गया है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। कोई भी स्टूडेंट बिहार दरोगा मेंस या बीपीएससी पीटी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार देख कर जाएं। एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आने की एकदम फुल गारंटी है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आप देखिएगा तो आपका अनुभव होगा कि सेट प्रैक्टिस कैसा होता है और डिस्कशन कैसा होता है। आज तक कभी ऐसा डिस्कशन कहीं पर नहीं देखे होंगे। कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूब चैनल वाला जो है टीचर जो रहते हैं वो सेट तो देते हैं, बस उससे संबंधित 2-4 बात बताते हैं और निकल जाते हैं। तो आजकल वैसा क्वेश्चन तो आता नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब, बहुत ही आपका जो है स्मार्ट क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है। इसलिए आप स्मार्ट क्वेश्चन बनाने के लिए जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। जीडी क्लासेस पटना एसएससी रेलवे बीपीएससी दरोगा की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर जीएस बाई कुंदन सिन्हा और मैथ बाई नंदन सर। हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करनी है। चलिए पहला क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक फारस का रहने वाला था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए अब्दुल रजाक फारस का रहने वाला था, यह जो है देवराज द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा आपको बात बताएंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम में अगर आ गया तो आपसे क्वेश्चन गारंटी है कि आपका आएगा ही। देखिए हमारा जो भी सेट प्रैक्टिस आता है, आप यदि प्रत्येक सेट प्रैक्टिस का डिस्कशन वीडियो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको अनुभव हो जाएगा और एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से आसान तरीका से आपका जो है निकल जाएगा। क्योंकि हमारे वीडियो में जो है प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन आता है तो बार बार आपका जो है एक ही बात को आप बताते रहते हैं ताकि आपका रिवीजन ज़्यादा हो। जब भी क्वेश्चन आ गया तो पीछे वाला बात को आपको बता दिए। रिवीजन ज़्यादा होगा बेहतरीन तैयारी होगा, रिवीजन कम होगा बेहतरीन तैयारी नहीं होगा। इसलिए कम पढ़िए लेकिन सॉलिड चीज़ पढ़िए, स्मार्ट क्वेश्चन पढ़िए, एकदम लाजवाब क्वेश्चन पढ़िए। जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल का जो भी क्वेश्चन आता है उसको पढ़िए। तो हमारे यहाँ मैथ का नंदन सर और जीके जीएस का कुंदन सर बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराते हैं। आप हमारे जो भी वीडियो आता है हमारा उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है बनाया जाता है। तो अब्दुल रजाक फारस का रहने वाला था, यह देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, यहाँ से तो आप बना लीजिएगा, लेकिन कौन सा विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया था वो नहीं इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया, डायरेक्ट पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, वो डिपेंड ऑन आपका जो एग्जामिनर पर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बीपीएससी और बिहार दरोगा में और बिहार पुलिस में अक्सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूरा अच्छे तरीके से। आज अगर इस वीडियो को या इसको याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो कभी भी ऐसा संबंधित क्वेश्चन आपको नहीं छूट पाएगा। तो देखिए, भारत आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेगास्थनीज। यूनानी राजदूत था, कहाँ किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। डायमेकस कहाँ का रहने वाला था? सीरिया का रहने वाला था या सीरिया का राजदूत था, जो है एंटियोकस का राजदूत बनकर आया था डायमेकस, और यह बिंदुसार के शासनकाल में आया था। यदि बिंदुसार ऑप्शन नहीं देगा तो अशोक आपको ऑप्शन मारना है। तो डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस भी था, यह मिस्र का राजदूत था। यह जो है बिंदुसार और अशोक दोनों को समकालीन आपका जो है भारत आया था, याद रखिएगा, बिंदुसार और अशोक। फाहियान चीनी यात्री था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री यही था फाहियान। अगला हेनसांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार जो है कहा जाता है, हेनसांग को याद रखिएगा, यात्रियों का राजकुमार हेनसांग, नीति का पंडित हेनसांग, शाक्य मुनि हेनसांग, और हर्षवर्धन को जो है शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इतना पॉइंट। वांग हुएनसी, देखिए हेनसांग सबको जानता है, लेकिन आप हमारे वीडियो में वांग हुएनसी एक नया जानिएगा। ये भी चीनी राजदूत था और यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था, याद रखिएगा। अक्सर अधिकांश स्टूडेंट जो है हेनसांग को जानता है, वांग हुएनसी को नहीं जानता है। अगर आजकल के एग्जाम में ये पूछ दिया तब आप तो गए काम से। इसलिए हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बताएंगे, बहुत आएगा और नया नया बात सीखने को मिलेगा। आजकल एग्जाम में नया बात ही आता है। तो वांग हुएनसी चीनी राजदूत हर्षवर्धन के दरबार। इत सिंह चीनी बौद्ध यात्री, याद रखिएगा, चीनी बौद्ध यात्री पश्चिमोत्तर भारत में आया था, उधर बहुत सारा शासक था, छोटा छोटा साम्राज्य था, किसी आपका मेन शासक नहीं देता है। इत सिंह चीनी यात्री। तो याद रखिए, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य, डायमेकस बिंदुसार, डायोनिसियस बिंदुसार अशोक, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, हेनसांग हर्षवर्धन, वांग हुएनसी हर्षवर्धन, इत सिंह पश्चिमोत्तर भारत। अगला है इब्ने खुर्दादब, अरब यात्री था, मीर भोज प्रतिहार के शासनकाल में आया था। सुलेमान अरब यात्री, बंगाल नरेश देवपाल के दरबार में आया था। ये सुलेमान अरब यात्री, बंगाल नरेश देवपाल।
अल मसूदी अरब यात्री, अल मसूदी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिपाल प्रथम प्रतिहार वंश के शासनकाल में आया था, महिपाल प्रथम। अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। मार्क पोलो इटली के यात्री था, पांडे राज्य में आया था, पांडे साम्राज्य के शासनकाल में आया था ये। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ये उसी के शासनकाल में आया था। निकोलो कोंटी इटली के यात्री था, ये आपका देवराय प्रथम के शासनकाल में यानी विजयनगर साम्राज्य में आया था, ये निकोलो कोंटी इटली के यात्री था, देवराय प्रथम। अब्दुल रजाक ईरान का राजदूत था, याद रखिएगा, और देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, याद रखिएगा। अगला देखते हैं अधनासियस निकेतन रूसी यात्री, मोहम्मद तृतीय बहमनी साम्राज्य में आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री, जमोरिन के दरबार में आया था। बारबोसा और डेमिगो पायस पुर्तगाली यात्री था, बारमोसा और डेमिगो पायस पुर्तगाली यात्री कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। नूनीज पुर्तगाली यात्री अच्युत देवराय के दरबार में आया था ये। रॉल्फ फिंच ब्रिटेन का यात्री था, अकबर के दरबार में आया था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था रॉल्फ फिंच। कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, पाल केनिन और पिन्ना दिल्ला वेली ये जहांगीर के दरबार में आए थे, और सब कहाँ का था, तो ब्रिटेन का, याद रखिएगा। कैप्टन हॉकिंस बहुत आपका एग्जाम में आता है। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश राजदूत कौन था, कैप्टन हॉकिंस, और दूसरा ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, याद रखिएगा। मनुची इटली का यात्री था, शाहजहां या औरंगजेब, फ्रांसिस बर्नियर, पीटर मुंडी ब्रिटिश, और ट्रेवनियर ये किसके दरबार में, तो शाहजहां के दरबार में आया था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन गारंटी कि नहीं छूटेगा। यदि बीपीएससी का तैयारी करते हैं, बिहार बोर्ड का तैयारी करते हैं, या आपका बिहार पुलिस, एसएससी रेलवे, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा इस टॉपिक से, तो आपको नहीं छूट पाएगा। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बनिए, देखिए। हमेशा वीडियो जब भी जाता है तो उसको देखिए, समझिए। हमसे बेहतरीन आपको कोई नहीं देगा, चाहे हमसे बेहतरीन मेहनत कोनो भी टीचर नहीं करेगा। ये आपका गारंटी है, दावा ठोक के है, याद रखिएगा। हवा पानी देने से नहीं होता है कि आपका हवा पानी दे रहा है, मेहनत तो कर नहीं रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन लड़ नहीं रहा है, 4-5 इजी क्वेश्चन बता दिया, हो गया। तो वैसा अब का ज़माना नहीं रहा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मिलान गलत है, यहाँ पर चुनना है आपको। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। द्वैतवाद माधवाचार्य ये भी सही है। अद्वैतवाद शंकराचार्य ये भी सही है। तो इसका आंसर डी जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों ऑप्शन हमारा सही है, याद रखिएगा। और हमको गलत चुनना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको प्रमुख बातें बताते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक और उनके सिद्धांत। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, निम्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, बल्लभाचार्य शुद्धद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, रामानंद राम भक्ति, सूरदास कृष्ण भक्ति। ये सब प्रमुख बात है, ये आपको याद रखना है एग्जाम में। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, निम्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, बल्लभाचार्य शुद्धद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, और राम भक्ति रामानंद कृष्ण भक्ति सूरदास। जो भी हमारे क्लास के स्टूडेंट होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको इतना ही में आपको याद हो गया होगा, क्योंकि क्लासरूम में हम आपको कई बार याद करा दिए हैं। डिस्कशन क्लास में आपको कई बार याद करवाए हैं, क्लास के अंदर याद करवाते हैं, या शनिवार रविवार का क्लास रिवीजन क्लास चलता है, तो वहाँ पर आपको याद करवा देते हैं पूरी अच्छी तरह से। जो भी हमारे पास स्टूडेंट पढ़ते होंगे या वीडियो को देख रहे हैं, उनको याद हो गया होगा इस पॉइंट को। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो रामायण को और महाभारत को दोनों को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था, याद रखिएगा। करवाया था कौन, तो अकबर करवाया था, और बदायूनी ने किया था, ये आपको याद रखनी है। अब देख कुछ प्रमुख पुस्तक है और कुछ अलग अलग भाषा में अनुवाद करवाया गया है, या अलग अलग भाषा में अनुवाद किया गया है। तो कुछ प्रमुख पुस्तक को हम लोग देखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको आएगा, गारंटी है कि आएगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो यहीं से आएगा, फालतू नहीं आएगा, तो आपको देखनी है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी, नक्की खां और मुल्ला शेरी ने किया था। ये तीनों मिल करके किया था। हालांकि तीनों में मेन आपका कौन था, तो बदायूनी था। बदायूनी, नक्की खां और मुल्ला शेरी। रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया है। राजतरंगिणी को फारसी भाषा में अनुवाद शाह मोहम्मद सबादी ने किया, याद रखिएगा। राजतरंगिणी के फारसी भाषा में अनुवाद शाह मोहम्मद सबादी ने किया। हितोपदेश को फारसी भाषा में अनुवाद ताजुल माली ने किया, याद रखिए। किसने किया, ताजुल माली ने किया, याद रखनी है। फिर है पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने किया, पंचतंत्र फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया, अबुल फजल। बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। बाबरनामा को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया। इतना पॉइंट आपको याद रखनी है, एग्जाम में आएगा। बाबरनामा को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद लेडेन और रस्किन। आप ये वाला पॉइंट नहीं पढ़े होंगे कहीं पर, ये वाला पॉइंट आपको नया बताएं, बहुत ही अच्छी पॉइंट बताएं।
आपको एग्जाम में आगे आ सकता है, आने की आपका जो है फुल गारंटी है। काहे कि सारा तरह का क्वेश्चन तो पूछ चुका है। अब जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कौन किया ये पूछ सकता है बाबरनामा को। तो आप जाइएगा एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा, कोई टीचर पढ़े भी नहीं किया है। तो हमारा वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं कुंदन सर पढ़ाए हैं, हमको बताए हैं वीडियो में, याद है या क्लास में बताए हैं। तो ऐसा पॉइंट आपको बहुत सारा जो है पढ़ने को मिलेगा। आप अंत तक जरूर एक बार इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर से जरूर आपका करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर से जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ट्रेवेनियर किसके शासनकाल में भारत आया, अभी बताएं आपको। ट्रेवेनियर जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, शाहजहां के शासनकाल में। याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में। देखिए यहाँ पर वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री जमोरिन, फिर बारबोसा और डेमिगो पायस पुर्तगाली यात्री कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। नूनिज पुर्तगाली यात्री था, अच्युत देवराय के दरबार में आया था। याद रखिएगा। रॉल्फ फिंच ब्रिटेन का एक यात्री था, अकबर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, पॉल कैनिन और पिन्ना देला वेली जहांगीर के दरबार में आया था। मनुची इटली के यात्री था, शाहजहां औरंगजेब के दरबार में आया था। और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर या पीटर मुंडी या ट्रेवेनियर, ये किसके दरबार में आया था, तो आपका जो है शाहजहां के दरबार में आया था। याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन बताएं, मतलब कौन सा जो है कथन यहाँ पर गलत है ये चुनना है आपको। तो दिन पनाह भवन हुमायूं, तो ये सही है। दिन पनाह भवन का निर्माण कौन करवाया था, तो हुमायूं, सही है। जामा मस्जिद शाहजहां, ये बिल्कुल गलत है। शाहजहां नहीं, जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था। याद रखिएगा, जो फतेहपुर सीकरी में है, जो फतेहपुर सीकरी में है, ये जामा मस्जिद का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था, शाहजहां ने नहीं करवाया था। इलाहाबाद का किला अकबर बनवाया था, बिल्कुल सही है, राइट है। हीरा महल ये भी शाहजहां बनवाया था, ये बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कुछ प्रमुख स्थापत्य जो है बनाया गया था मुगल काल में, और कौन बनवाया था और कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, तो आपको याद रखनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कुछ प्रमुख आपका जो है स्थापत्य कला का निर्माण करता या कहाँ है। तो पानीपत में स्थित काबुली बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था। याद रखिएगा, काबुली बाग का निर्माण कौन करवाया था, तो बाबर ने करवाया था, ये आपको याद रखनी है, बाबर ने। तो अगला पॉइंट है, रुहेलखंड में स्थित संभल मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था, ये भी कौन बनवाया था, बाबर ने। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर का सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। याद रखिएगा, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर का सेनापति मीर बाकी ने करवाया था, ये आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है, दिल्ली में स्थित दिन पनाह भवन का निर्माण हुमायूं ने करवाया था, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, हुमायूं करवाया था। और यही दिन पनाह भवन जो है पुस्तकालय से गिरने के बाद जो है हुमायूं का मृत्यु हो गया। तो लेनपुर नामक इतिहासकार ने कहे हैं कि हुमायूं जो है जिंदगी भर लुड़खड़ाता रहा और लुड़खड़ाते हुए आपका इनका मृत्यु हुआ, लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुए इनका मृत्यु हो गया, ये लेनपुर नामक इतिहासकार ने कहे हैं, ये आपको याद रखनी है। दिल्ली में स्थित पुराना किला का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, यही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, पुराना किला का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। बिहार के सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। बिहार के सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा का निर्माण शेरशाह ने खुद करवाया था, याद रखिएगा। दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरा का निर्माण हमीदा बानो बेगम, हुमायूं के बहन थी हमीदा बानो बेगम, याद रखिएगा। हुमायूं नामा के लेखक भी यही हैं, हमीदा बानो बेगम। तो इन्होंने ही आपका जो है हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया था, और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट में है, आगरा में स्थित आगरा किला का निर्माण अकबर ने करवाया था, याद रखिएगा। आगरा में स्थित आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। दीवान आम और दीवान खास फतेहपुर सीकरी में स्थित है, किसने बनवाया, तो यह भी अकबर ने बनवाया, दीवान आम और दीवान खास फतेहपुर सीकरी। अगला है पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, इस्लाम खान का मकबरा, ये फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। और इसका निर्माण कौन करवाया, तो अकबर ने करवाया। पंचमहल का निर्माण अकबर पूछता है, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, इस्लाम खान का मकबरा, ये आपका जो फतेहपुर सीकरी में है, किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया, ये आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट में है, इलाहाबाद के किला का निर्माण अकबर ने करवाया था, इलाहाबाद में है, इलाहाबाद किला का निर्माण अकबर ने। सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, अकबर का पुत्र जहांगीर ने जो है अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। एतमाद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, जो कहाँ है, तो आगरा में स्थित है। लाहौर में स्थित जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, याद रखिएगा। लाहौर में स्थित जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। फिर आगरा में स्थित शीश महल, याद रखिएगा, आगरा में स्थित शीश महल, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शाहजहां, याद रखिएगा, शाहजहां जो है बहुत सारा जो स्थापत्य का निर्माण करवाया था, भवन वगैरह का निर्माण बहुत ज़्यादा, जितना भी मुगल साम्राज्य में शासक था वो सभी शासकों में सबसे ज़्यादा जो है ये शाहजहां ने जो है भवन इमारत का निर्माण करवाया था। इसलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, याद रहेगा दोस्त। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में आएगा, यहाँ से आपको याद रखनी है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल तो अकबर के काल को, और संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त काल के शासनकाल को याद रखनी है। दिल्ली में स्थित शाहजहांबाद, दिल्ली का लाल किला या मोती महल, हीरा महल और रंग महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, याद रखना है।
औरंगाबाद में स्थित द्रविया उद्दौरानी यानी बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो ये सारा पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में गारंटी देते हैं कि आपको नहीं छूटेगा। और यह सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। खास करके SSC का तैयारी आप कर रहे होंगे तो ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिए। मुगल साम्राज्य से एक क्वेश्चन आता है SSC का एग्जाम में, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कभी कभी देता है, तो यहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है मुगल काल में सैन्य प्रशासन को देखरेख करने वाला मनसबदारों का प्रधान को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा, मुगल काल में सैन्य प्रशासन को देखरेख करने वाला मनसबदारों का प्रधान को किस नाम से जाना जाता था, तो उसको जो है मीर बख्शी कहा जाता था। याद रखिएगा, मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ये आपको याद रखनी है। अब देखिए मुगल काल में कुछ प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के बारे में देखते हैं हम लोग, जो एग्जाम में आता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी हम लोग देखेंगे, सारा तो याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी जो है वो आता है एग्जाम में, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए मुगलकालीन प्रशासनिक अधिकारी, वजीर किसको कहा जाता था, वजीर। तो वजीर जो है राजस्व विभाग तथा वकील की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री का पद संभालता था। राजस्व विभाग तथा वकील की अनुपस्थिति में जो प्रधानमंत्री का पद संभालता था उसको वजीर कहा जाता था। मीर बख्शी यह सैन्य प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी था। मुहत्सिब प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए नियुक्त अधिकारी होता था। याद रखिएगा, प्रजा के नैतिक चरित्र की देखरेख करने वाले अधिकारी को किस नाम से, मुहत्सिब के नाम से याद रखनी है। दरोगा ए डाक चौकी गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। याद रखिएगा, गुप्तचर विभाग का प्रमुख तथा पत्र व्यवहार का भी प्रभारी होता था। हरकरा यह जासूस और संदेहवाहक होते थे। मुशर्रिफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुशर्रिफ याद रखिएगा, मुशर्रिफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यह राजस्व की आय व्यय का लेखा जोखा करता था। याद रखिएगा, मुस्तौफी यह मुशर्रिफ द्वारा तैयार आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता था। याद रखिएगा, मुस्तौफी क्या करता था, तो मुशर्रिफ द्वारा जो भी आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता था उसको जांच पड़ताल करने का काम मुस्तौफी का होता था। याद रखिएगा। मीर ए बहर, तो यह जल सेना का प्रधान होता था। मीर ए बहर। वकया ए नवीस यह सूबे का गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था। तो याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन जो है पत्र किस भाषा में छापा नहीं गया था, तो आपको याद रखना है ये उर्दू भाषा में नहीं छापा गया था। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी में भी छापा गया था, लेकिन उर्दू आपका जो है भाषा में नहीं छापा गया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का प्रथम जो है ये समाचार पत्र था, ये पत्रिका था इंडियन ओपिनियन, ये आपको याद रखना है। जो दक्षिण अफ्रीका में इनको जो है इस पत्रिका को प्रकाशित किए थे ये महात्मा गांधी, ये आपको याद रखनी है। तो देखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इंडियन ओपिनियन के बारे में या महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और बाकी तो आप लोग को याद होगा, सब लगभग स्टूडेंट लोग याद रखते हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में महात्मा गांधी जी से। इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 4 जून 1903 को प्रकाशित किए थे। याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सुधार कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर 1903 होगा, 1930 नहीं होगा, इसके लिए सॉरी, याद रखिएगा। तो आपका 4 जून 1903 को प्रकाशित किए थे, याद रखना है। आगे है, यह पत्रिका हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में प्रकाशित होता था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह पत्रिका हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल 4 भाषा में प्रकाशित हुआ था। इंडियन ओपिनियन उर्दू में नहीं प्रकाशित होता था, किंतु बाद में दक्षिण अफ्रीका में हिंदी और तमिल में पाठकों की कमी के दृष्टिगत रखते हुए यह दोनों भाषाएं हटा दी गई थी। बाद में हिंदी और तमिल को हटा दिया गया था। पुनः 1913 में सत्याग्रह संग्राम के समय हिंदी को इसमें आपका फिर से शामिल कर लिया गया। याद रखिए, 1913 में शामिल कर लिया गया। राजद्रोह के लिए गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहाँ गिरफ्तार किया था, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो आपका सत्याग्रह चला रहे थे आंदोलन, वहीं पर पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। इंपॉर्टेंट बात थोड़ा बता रहे हैं गांधी जी संबंधित। किताब ऑन टू द लास्ट ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। कौन सा बुक जो है गांधी जी को बहुत प्रभावित किया था, ऑन टू द लास्ट। और यह पुस्तक के लेखक कौन है, यह पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन साहब हैं। गांधी जी की जीवनी सत्य के साथ मेरा प्रयोग को मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। गांधी जी का एक प्रमुख आपका पुस्तक है जिसका नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, गुजराती भाषा में। लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया, तो हरिभाऊ उपाध्याय। याद रखिएगा, हरिभाऊ उपाध्याय आपका जो हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला है, गांधी जी के बचपन का उपनाम क्या था, मनु या मुनिया। याद रखिएगा, मनु या मुनिया। दक्षिण अफ्रीका में प्रेटोरिया जाते समय किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, तो पीटर मैरिट्जबर्ग। याद रखिएगा, पीटर मैरिट्जबर्ग में आपका जो है इसको फेंक दिया गया था गांधी जी को, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा के याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। तो जॉर्ज पंचम जो है, उनकी रानी जो है क्वीन मैरी भारत की यात्रा पर आए थे। कब आए थे, तो 1911 में आए थे। लेकिन हालांकि पूरे भारत में इनका विरोध हो रहा था। क्यों विरोध हो रहा था, तो बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन कर दिया था। हालांकि इन्हीं विरोध जो है विद्रोह को देख करके लॉर्ड पंचम जो है, जॉर्ज पंचम जो है, ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। अब पुनः बंगाल को आपको मिला लिया। याद रखिएगा, यानी बंगाल विभाजन रद्द कब किया, 1911 में। लेकिन रद्द किया तो लागू कब हुआ, तो 1912 में। तो याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी
कि यात्रा की याद में 1911 भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो है बनाया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा, याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण पूरी तरह से 1924 में हो गया था। याद रखिएगा 1924 में। इंडिया गेट 1931 में लुटियस के द्वारा डिजाइन आपका जो है एडविन लुटियस के द्वारा डिजाइन आपका तैयार किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है 1922 में और विक्टोरिया टर्मिनल 1878 में बनाया गया था। तो ये आपको याद रखनी है। इंडिया गेट 1931, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है 1924, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम 1922, विक्टोरिया टर्मिनल जो है 1878 में बनाया गया था। तो ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटापैक्सी, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। याद रखिएगा, माउंट कोटापैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ये कहाँ है? तो आपका इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में है, ये आपको याद रखनी है। देखिए, ज्वालामुखी जो होता है, तो ज्वालामुखी 3 तरह के होता है। ज्वालामुखी 3 तरह के, एक आपका सक्रिय, एक आपका सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी। 3 तरह का ज्वालामुखी होता है, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। तो कौन कौन सा सक्रिय है, कौन कौन सा मृत है और कहाँ पर है, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिस्कशन वीडियो में। तो आगे हम लोग चलते हैं, इस बात को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन है? तो याद रखिएगा, स्ट्रोम्बोली, इटली का एटना, इक्वाडोर का कोटापैक्सी, अंटार्कटिका का एकमात्र माउंट एलब्रूस तथा अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप। ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे पूछेगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है या सक्रिय नहीं है, तो वहां पर आप इतना याद रखते हैं एग्जाम्पल, तो गारंटी ही क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा आपसे। तो ये अच्छी तरह से आपको याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सुषुप्त ज्वालामुखी जो आपका भविष्य में कभी जो है पहले कभी उजागर हुआ हो, लेकिन भविष्य में भी उजागर ना हुआ हो, लेकिन बाद में हो सकता है उजागर। तो इटली का वेसुवियस, जापान का फ्यूजामा, इंडोनेशिया का जो है क्राकाताओ तथा अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप, ये सब सुषुप्त ज्वालामुखी है, याद रखनी है। अगला है मृत ज्वालामुखी, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित केनिया व किलिमंजारो, इक्वाडोर का जिम्बाराजो, म्यांमार का माउंट पोप्पा, ईरान का देवमन तथा कोसुल्तान, इंडीज पर्वत श्रेणी का एकांगुआ, ये सब मृत ज्वालामुखी है। इसमें आपका ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना कभी नहीं है, आगे कभी नहीं, पहले हो चुका है लेकिन अब जो है भविष्य में यहाँ ज्वालामुखी कभी भी आ नहीं सकता है, इसलिए इसको मृत श्रेणी में रखा गया है, याद रखिएगा। ज्वालामुखी जो है जिस छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है वह छिद्र को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी नली कहा जाता है, याद रखिएगा। हम लोग देखे होंगे आपका जो है नाली में पंप जो है डालते हैं, तो वो आपका पंप जो होता है उसी के समान आपका जो है निकलता है, तो वही आपका जो है निकलता है, तो उसी को ज्वालामुखी नली कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी के जिस आपका ऊपरी बिंदु पर जो है ज्वालामुखी बाहर फेंकता है वह ऊपरी बिंदु क्रेटर कहा जाता है, और ये क्रेटर का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसी को पोलडोरा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, पोलडेरा के नाम से जाना जाता है। ये सब आपका ज्वालामुखी में और बहुत सारा पॉइंट है। अगला जब आपका सेट प्रैक्टिस लाएंगे तो उसमें आपका जो है अलग अलग तरह का पॉइंट आपको बताएंगे। हालांकि ये वाला पॉइंट भी आपको याद करा देंगे, रिवीजन करा देंगे। तो हमारा वीडियो आपको देखने से यही फायदा होगा कि पीछे वाला पॉइंट रिवीजन भी करिए और नया बात भी सीखिए। तो हमारा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर जगह वीडियो को पहुंचाइए, हर जगह शेयर करिए और हर जगह आपका जो है प्रचार करिए कि नहीं आपका कुंदन सर का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पढ़िए, एग्जाम निकालिए, आपका तैयारी करिए, मस्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ है, एक खाली क्वेश्चन पूछता है राष्ट्र संघ, एक पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ सिर्फ पूछेगा तो उसका आंसर अलग जाएगा और संयुक्त लगा देगा तो उसका आंसर अलग है। हालांकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, ली ऑफ नेशन की अवधारणा के तहत। याद रखिएगा, ली ऑफ नेशन की अवधारणा के तहत जो है इसका स्थापना किया गया था। इसका स्थापना का सिर्फ 5 देशों को दिया जाता है, इसलिए 5 देश को अस्थायी देश भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, देखिएगा राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन यहाँ पर आपका जो है पहला पॉइंट में आपका राष्ट्र संघ दिए हैं। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को वुड्रो विल्सन के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में बनाया गया था। जो राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था वो 10 जनवरी 1920। यही आपका बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2020 में आपका पूछा है, ये आपको याद रखना है, आगे भी पूछने का चांस है, इसलिए यहाँ से आपको याद रखनी है। वुड्रो विल्सन के द्वारा किया गया था, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है और इसकी आधिकारिक भाषा 6 है, 6 अंग भी है और आधारिक भाषा 6 है, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश और आपका जो है अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन और ये रूसी हो गया और ये चाइनीज हो गया और एक अरबी हो गया। कुल मिलाकर के 6 आपका इसका आधिकारिक भाषा है, लेकिन अंग्रेजी और फ्रेंच ही आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यूज होता है। 2 ही भाषा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यूज होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन से 2 भाषा यूज होता है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी देश 5 हैं, जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रूस है। तो ये भी आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेन आदमी होता है जिसको महासचिव कहा जाता है, महासचिव का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 6 अप्रैल 1946 को किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड की राजधानी द हेग में बनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल आपका जो है 15 न्यायाधीश होता है और 15 न्यायाधीश में प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। लेकिन उसमें जो मेन होता है उसका मुख्य न्यायाधीश जिसको कहते हैं या अध्यक्ष बोलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष, तो उसका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष होता है। ये आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के पूछेगा तो नहीं छूट पाएगा, इतना याद रखिएगा। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा टू लाइव जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है इस पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। कौन है? विक्रम सेठ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। कुछ प्रमुख पुस्तक बताते हैं और उनके लेखक। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश, अनटू द लास्ट जॉन रस्किन, अमृत और विष अमृतालाल नायर, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, कमायनी जयशंकर प्रसाद, एशियन ड्रामा गुन्नार मिगडल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है पुस्तक है, ये आपको याद रखनी है। आधे अधूरे मोहन राकेश, अनटू द लास्ट जॉन रस्किन, अमृत और विष अमृतालाल नागर, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है पुस्तक है, ये आपको याद रखनी है। कुछ और पुस्तक है देखिए, वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय, भारत भारती मैथिली शरण गोप, द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर, महिला आंचल फर्नीश्वर नाथ रेणु, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा, जो है विदम्बरा सुमित्रानंदन पंत, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, देवदास शरद चंद्र चटर्जी। ये प्रमुख पुस्तक था, ये आपको इतना याद रखना है, एग्जाम में आपको नहीं छूट पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, याद रखिएगा WHO। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था, 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है वो आपका जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। देखिए कुछ प्रमुख आपका संगठन है, उसका मुख्यालय देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी। अफ्रीका एकता संघ आदिल अबाबा, एशियाई विकास बैंक मनीला, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल एग्जाम में अक्सर आता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC या अमेरिका के पोटोमैक नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। रेड क्रॉस की राजधानी जेनेवा, ये आपको याद रखनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट आपका जो बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की राजधानी लियोन, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा, तो इसको आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है, याद रखिएगा वो क्या है? तो स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। भारतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लागू हुआ और इसको पंचवर्षीय योजना को कौन बनाता है? तो योजना आयोग बनाता है। हालांकि योजना आयोग तो अब नहीं है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है, याद रखिएगा। योजना आयोग के स्थान पर क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, याद रखिएगा। नीति आयोग का स्थापना। तो पंचवर्षीय योजना को कौन बनाएगा? तो नीति आयोग बनाएगा। और पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देगा? तो अंतिम अनुमोदन जो देगा वो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखिएगा। नीति आयोग, योजना आयोग चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना को लाने के लिए सबसे पहली बार आर्थिक नियोजन की बात कौन किए थे? तो भारत में मैसूर का दीवार के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति जिसका नाम था M विश्वेश्वरैया, M विश्वेश्वरैया ने पहली बार आर्थिक नियोजन की बात किया गया था। हालांकि आर्थिक नियोजन की बात भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। भारत में अभी तक कुल कितने पंचवर्षीय योजना बनाया गया है? तो कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजना बनाया गया है। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है। लेकिन एकमात्र पंचवर्षीय योजना बताइए जिसका कार्यकाल 4 वर्ष था, अर्थात 1 वर्ष पूर्व ही उसको समाप्त कर दिया गया था। उसका नाम था 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1974 से 78 बनाया गया था। गरीबी उन्मूलन की बात किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह तो आप लोग जानते होंगे, यह आपका राज्य के नीति निर्देशक हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्व की चर्चा हमारे संविधान के जो है भाग नंबर 4 में अनुच्छेद जो है 36 से 51 में चर्चा किया गया है। ग्राम पंचायत के गठन की बात इसी में किया गया है। सभी के लिए समान नागरिक जो है सिविल संहिता इसी में चर्चा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा इसी में वर्णन किया गया है।
जो है मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका जो है विधिकरण की बात जो है न्यायपालिका कार्यपालिका से नीति पृथकीकरण की बात जो है इसी में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बहुत इंपॉर्टेंट आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसमें आपको जो है अनुच्छेद सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जो है आगे बताएंगे कभी आएगा इससे क्वेश्चन तो अनुच्छेद से। हालांकि हम लोग जो है संविधान के स्रोत पढ़ रहे हैं, संविधान के स्रोत से संबंधित कुछ बात आपको बताते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, ये सब आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर है अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका के संविधान से। कनाडा, केंद्र राज्य के बीच संबंध, राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा के संविधान से, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा और केंद्र राज्य के बीच संबंध भी कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड, राज्य के नीति निर्धारक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में मनोनीत सदस्य, जो भी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनीत करते हैं, तो वह बात जो है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, ये आपका दक्षिण अफ्रीका। 2 पॉइंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया भी आपका दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और जनतंत्रात्मक व्यवस्था, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समर्थी सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। जर्मनी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन, जर्मनी, या आपातकाल की बात जर्मनी के संविधान से। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श वाक्य जो है कहाँ से, तो रूस के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आप फिलिथायो द्वीप पर स्थित हैं तो किस देश में आपका होंगे। तो यह आपका जो है फिलिथेपो या फिलिथियो द्वीप जो है कहाँ है, तो यह द्वीप जो है मालदीव में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो यह जो कौन सा राज्य है जो हाल ही में यानी कि आपका दिसंबर 2019 में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की बात जो है कहा है, तो यह कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा यह स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितना है, तो वर्तमान समय में पूछ रहा है। तो वर्तमान समय में कुल भाषा कितना है, तो कुल भाषा वर्तमान समय में 22 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। लेकिन भारतीय संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में जो है मूल संविधान में, मतलब जो शुरुआती में हमारा संविधान बना था, तो उस समय शुरुआती संविधान में कुल कितने भाषाएं का वर्णन मिलता है, तो उस समय आपका जो है 14 भाषा, याद रखिएगा। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषा और वर्तमान संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का चर्चा किया गया है। याद रखिएगा हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है और लगभग आपका जो है 545 अनुच्छेद है। याद रखिएगा 545, 550 पार हो चुका है, लेकिन लगभग 545 ले सकते हैं। लेकिन मूल रूप से आपका 395 ही अनुच्छेद है, याद रखिएगा। और जो है 22 भाग है, ये आपको याद रखनी है। 22 भाग है हमारे संविधान में। तो ये हम लोग जो है हमारे संविधान के 12 कुल अनुसूची की संख्या 12 है, तो 12 अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, रिवीजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे संविधान की अनुसूची फर्स्ट क्या कहता है, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 संवैधानिक पदों का वेतन भत्ता। अनुसूची 3 संवैधानिक पदों का शपथ, याद रखिएगा। अनुसूची 4 राज्यसभा सीटों की आवंटन। अनुसूची 5 SC/ST के बारे में चर्चा या विशेष आरक्षण की बात किया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अर्थात पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के विशेष चर्चा किया गया है, याद रखिएगा। अनुसूची 7 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में विशेष वर्णन मिलता है या केंद्र और राज्य के बीच संबंध की चर्चा किया गया है अनुसूची 7 में। अनुसूची 8 तो भाषा के बारे में, हमारे संविधान में कुल कितने भाषाओं की चर्चा मिलता है, तो भाषा के बारे में चर्चा किया गया है अनुसूची 8 में, ये आपको याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए हैं। मूल संविधान में जो है 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान संविधान में कुल 22 भाषा है, याद रखिएगा। मूल संविधान में कितने भाषा, 14, और वर्तमान समय में 22 भाषा। देखिए 14 भाषा आखिर मूल संविधान में था, तो 14 से आपका 22 हो गया, तो उसको शामिल किया गया होगा, तो संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया होगा। तो कौन से संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को जोड़ा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है, एग्जाम में अक्सर आता है और अक्सर जो है स्टूडेंट से ये क्वेश्चन छूटता है। लेकिन हमारा जो स्टूडेंट है उनसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि डिस्कशन क्लास में जब रेलवे या SSC चाहे BPSC या बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस चलता है और जब डिस्कशन कराते हैं तो ये सब अक्सर जो है क्वेश्चन आता है और हमेशा आपको जो है इस बात को बताते रहते हैं, तो बंदा कन्फ्यूजन कभी नहीं हो सकता है। लेकिन कन्फ्यूजन कौन होगा, जो सेट मारता है लेकिन डिस्कशन करता नहीं अच्छी तरह से, वो आपका जो है कन्फ्यूजन होगा। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सॉलिड आपका डिस्कशन चलता है। 3 घंटे की आपका जो है सेट प्रैक्टिस चलता है, जिसमें 1 घंटा 10 मिनट आपका सेट प्रैक्टिस जो है मारने के लिए समय दिया जाता है और बाकी 2 घंटा लगभग आपका डिस्कशन होता है। मैथ, रीजनिंग, GK, GS जो भी रहता है डिस्कशन आता है।
तो आप कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे, आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो बहुत ही आपका बेहतरीन तैयारी, अगला जगह से आपका जो है बेहतरीन तैयारी होने का गारंटी देते हैं, याद रखिएगा। शनिवार रविवार को भी आपका रिवीजन क्लास कराते हैं, करेंट अफेयर याद करवाते हैं, 2-2 घंटा बोला करके शनिवार रविवार को पूरा जो भी करेंट अफेयर आता है। तो हमारे इतना कोई मेहनत नहीं करेगा, आप जो है कहीं पर ही पढ़िए, लेकिन हमारे कहाँ जो है 1-2 महीना पढ़ के देखिए, तब आपको अनुभव होगा कि हम वहाँ पर क्या पढ़ रहे थे और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए कौन सी भाषा को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, तो नीचे बताए हैं। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा को जोड़ा गया था। 92 यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन, जो है बोडो, डोगरी, ये बोडो हो जाएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 4 इधर हुआ और 3 वहाँ हुआ, 7 और 1 यहाँ हुआ, 8 हो गया। तो 14 और 8 कितना होता है, 22। तो अभी वर्तमान समय कुल कितने आपका जो है भाषा है संविधान में, तो 22 भाषा, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये आपको याद रखनी है। अगला कोई जो है अनुसूची 9 है, तो भूमि सुधार अधिनियम के बारे में या प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था उस बारे में आपका जिक्र किया गया है। अनुसूची 10 दल बदल विरोधी अधिनियम, याद रखिएगा 1985 में इसको शामिल किया गया था। और अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जिक्र मिलता है। अनुसूची 12 में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था। तो कौन सा आंदोलन जो है, लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। तीनों का नाम आपका दिया हुआ है। ये कभी कभी पूछता है लाल बाल पाल में जो है लाल का क्या अर्थ निकलेगा, तो वहां पर आपका जो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इनके द्वारा शुरू किया गया था कौन सा आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। पूर्ण स्वराज की मांग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में किए थे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 1927 में, याद रखिएगा। 1927 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया था, मुद्दा रखा गया था 1929 में पारित हो गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 में आपका जो है चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो आपातकाल की घोषणा जो है कौन करता है, तो याद रखिएगा आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श से करेंगे। जब तक मंत्रिपरिषद नहीं बोलेगा तब तक राष्ट्रपति भी अपना मन से आपातकाल जारी नहीं कर सकता है। मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर आपातकाल जारी होता है, याद रखिएगा। आपातकाल 3 तरह का होता है, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है वित्तीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रीय आपात की चर्चा हमारे संविधान का अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। राष्ट्रीय आपात भारत में अभी तक 3 बार लागू हो चुका है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू होता है और अलग अलग राज्यों में कई बार लागू हुआ है, लेकिन वित्तीय आपात भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है, याद रखिएगा। वित्तीय आपात आपका लागू नहीं हुआ है। आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध की बात हमारे संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखनी है। ये सब सारी बात आपको। अगला क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम यानी कि आपका वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा वाशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बाई नहीं, सोडियम कार्बोनेट। अगर बाई लगा देगा तो खाने वाला सोडा हो जाएगा। खाने वाला सोडा मतलब बेकिंग सोडा, याद रखिएगा। बाई लगा दिया तब बाई के मतलब H आ जाएगा, NaHCO3। ये हमारा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा जो है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा। और धोने वाला सोडा Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का यूज जो है जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा के माध्यम से जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह की कठोरता को दूर किया जा सकता है, ये आपको याद रखनी है। देखिए कुछ प्रमुख आपका जो है यौगिकों का रासायनिक नाम। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये तीनों सोडा से आपको एग्जाम में आएगा, गारंटी आता है, याद रखिएगा। ये खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा यानी वॉशिंग सोडा और कास्टिक सोडा, ये तीनों में से एक आपको एग्जाम में आएगा। ये मस्ट है कि आपका आने का 90% चांस रहता है, याद रखिएगा। रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, याद रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट का मतलब CaSO4 हाफ H2O, याद रखिएगा। हाफ H2O रासायनिक सूत्र पूछेगा तो CaSO4 हाफ H2O, ये आपको याद रखना है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है जिप्सम का, ये CaSO4 तो होता है, CaSO4 तो होता है, लेकिन यहाँ पर 2H2O होता है जिप्सम में, ये आपको याद रखनी है। जिप्सम में मोती का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। बूझा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। बूझा चूना का रासायनिक नाम जो होता है बूझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बूझा का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपको याद रखनी है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि उदासीन विलयन है ये। नमक के अम्ल का रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यानी HCl को जो है क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा, और H2SO4 को रसायनों का राजा। लेकिन एक होता है HF। HF मतलब हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा। HF का मतलब हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये आपको याद रखना है। तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल मतलब HF। तो ये आपका शीशा पर लिखने के लिए यूज होता है, ये आपको याद रखना है, प्रयोग किया जाता है शीशा पर लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने निम्न ताप के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण, अल्प घनत्व के कारण। तो बादल जो है वायुमंडल में तैरता है अपने अल्प घनत्व मतलब डेंसिटी कम होता है, इसलिए आपका जो है आपका ये तैरते रहता है, ये आपको याद रखना है। बादल का बनता है, तो बादल का बनना कौन सा अभिक्रिया होगा? तो यह संघनन होगा। कौन सा? जो है बादल बनने के बाद पानी गिरता है नीचे, बादल बनने के बाद पानी आपका जो है गिरता है, तो यह कौन सा क्रिया होगा? तो यह संघनन होगा। इस क्रिया को संघनन कहते हैं, याद रखिएगा। संघनन एग्जाम में पूछता है, ये आपको याद रखनी है। 22 का आंसर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर घंटा का मान कितना होता है? इसका मान डायरेक्ट आप याद रख कर लीजिएगा। इसका मान जो होता है ये आपको याद रखना है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 दोनों बराबर होता है, याद रखिए। 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, ये आपको याद रखना है। कुछ प्रमुख आपका इंपोर्टेड कांस्टेंट वैल्यू का मान बताते हैं। तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू का मान में आपका जो है कुछ प्रमुख है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष मान किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो R.A. मिल्टन के द्वारा एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको डाल दिए हैं यहाँ पर। प्लैंक नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। 1 कैलोरी का मान कितना होता है? तो 1 कैलोरी का मान जो होता है याद रखिएगा 4.186 जूल होता है, ये आपको याद रखनी है। एक और पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, गुरुत्वीय नियतांक का मान यानी कैपिटल जी का मान। कैपिटल जी का मान जो होता है याद रखिएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हमारे पास जितना भी स्टूडेंट पढ़ते होंगे उन सभी लोगों को याद होगा ये पॉइंट, ये वाला आपका वैल्यू आपका सभी लोगों को याद होगा, सबको याद करवा देते हैं। ALP या टेक्नीशियन या ग्रुप डी का जब तैयारी चल रहा था तो ये सारा स्टूडेंट को आपका मेन इंपॉर्टेंट बात आपको याद करवाए थे, और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी या ALP या टेक्नीशियन लगभग 10 या 15 बार आपका पूछ चुका है। इसलिए हमारे यहाँ से ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी से लगभग 200 से भी पार स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, नौकरी हुआ है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर मेहनत होता है, मेहनत के बदौलत पर यहाँ पर बेहतरीन तैयारी कराई जाती है और बेहतरीन रिजल्ट आता है GD क्लासेस पटना में। चलिए आगे आते हैं। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो कौन सा समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो याद रखिएगा ये आपका जो है कौन चित्रकार? तो अतुल डोलिया। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद जो है कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो है 253। कौन सा? 253। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 में यह संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई है, ये आपको याद रखनी है। 249 क्या है? 249 तो आपका राज्य सूची के संबंध में राज्यसभा को कानून बना सकता है, बनाने का अधिकार है राज्यसभा को। वो भी कानून का कार्यकाल 1 वर्ष ही रहेगा। कानून का कार्यकाल जो ही बनाएगा, जो राष्ट्रीय हित में रहेगा वही बनाएगा, फालतू नहीं बनाएगा, तो उसका कार्यकाल 1 वर्ष, तो याद रखिएगा ये बताया गया है। 250 से 252 तो नीचे देखिए बताए हैं, लिखे हैं यहाँ पर। पहले 249 आइए। 249 में क्या कहता है? तो राज्य सूची के विषय में के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। संसद के मतलब यहाँ पर राज्यसभा लीजिएगा, लोकसभा नहीं। 250 में यदि आपातकाल का घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद, यहाँ पर लोकसभा लीजिएगा। अनुच्छेद 252 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। 2 या अधिक राज्यों के आपका सहमति रहेगा तो उन जो है दोनों राज्यों के लिए संसद कानून बना सकती है, यह आपका 252 में उसका अधिकार है। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, याद रखिएगा। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो संचालन का दायित्व जो है किसको सौंपा गया था? याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो है संचालन का दायित्व जो है बंकिम चंद्र मित्र को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। संचालन समिति देखते हैं थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ मेन पॉइंट। औपनिवेशिक काम में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल में बनाई गई अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी गुप्त संस्था थी अनुशीलन समिति। इस समिति का उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता और प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र मित्र के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था, याद रखिएगा। सतीश चंद्र बसु ने 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति का स्थापना किए थे, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आम बजट 2019 से 20 में की गई घोषणा के अनुसार ब्याज दर छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो याद रखिएगा यह जो है कितना कर दिया गया?
तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा 5 लाख। अगला है क्षेत्रीय परिषदों को सृजन हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, किसके द्वारा हुआ है? तो याद रखिएगा क्षेत्रीय परिषद की सृजन जो है ये आपका संसदीय कानून द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्षेत्रीय परिषद का स्थापना जो है 1956 में किया गया था। 1956 में कुल मिलाकर के 5 क्षेत्रीय परिषद का स्थापना किया गया था, जो है दक्षिणी, पूर्वी, मध्यवर्ती, उत्तरी और पश्चिमी। ये 5 क्षेत्रीय परिषद आपका भारत में बनाया गया है। क्षेत्रीय परिषद का स्थापना जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसका अध्यक्ष जो होता है वो आपका गृह मंत्री या राष्ट्रपति होते हैं क्षेत्रीय परिषद का। लेकिन इसका उपाध्यक्ष जो होता है उस राज्य से संबंधित आपका मुख्यमंत्री होता है। एक मुख्यमंत्री होगा, 1 वर्ष के लिए आपका उपाध्यक्ष पर बना रहता है। अगला आपका जो है 1 वर्ष दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। इस तरह से अगला जो है दूसरा मुख्यमंत्री बनते रहेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, सभी राज्यों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। याद रखिएगा कितने क्षेत्रीय परिषद? 5। तो यहाँ पर संसदीय कानून के तहत हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, तो ये आपका जो है इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है? तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आएगा, याद रखनी है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा ये सब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आएगा, याद रखनी है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी ये आता है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mHg है, पारा दाब है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो Hg क्या है? तो Hg आपका पारा है। पारा मतलब मरकरी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मरकरी हो जाएगा, याद रखना है। पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो पारा का परमाणु संख्या 80 होता है, याद रखिएगा 80 होता है। पारा एकमात्र जो है धातु है, एकमात्र धातु एलिमेंट है, सॉरी मेटल है, एकमात्र मेटल है जो द्रव अवस्था में रहता है। इसका अयस्क का नाम क्या है? तो सिनेबार। पारा के अयस्क का नाम क्या है? तो सिनेबार, ये आपको याद रखना है। पारा का अयस्क का नाम सिनेबार है, ये आपको याद रखना है। तापमापी में ये आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है पारा का। हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यह एक अधातु है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, याद रखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहा जाता है, हाइड्रोजन को आवारा गैस कहा जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर आपका जो है घनत्व मापने वाला एक यंत्र है, यह आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र आपका जो है D2O होता है, याद रखिएगा D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। भारी जल का इस्तेमाल हम लोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में आपका करते हैं, मंदक रूप में भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नियंत्रक क्षण रूप में कैडमियम और बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं। कैडमियम बोरॉन का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण रूप में करते हैं। जो है D2O यानी आपका जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 20 होता है, ये आपको याद रखनी है। इसका खोज 1932 में जो है यूरे एंड वासवर ने किया था, ये आपको याद रखनी है। यूरे एंड वासवर ने 1932 में आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल का खोज किया था, ये आपको याद रखना है। साधारण जल जल एक यौगिक कौन कहा था? कैवेंडिश साहब कहे थे, याद रखिएगा। यहाँ पर H2CO3 बाइकार्बोनेट होता है, H2O भी यहाँ पर जल है, ये आपको याद रखनी है। 3 वर्ष बाद 6% प्रतिवार्षिक की दर से 5,760 रुपया की राशि पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो कितना साधारण ब्याज मिलेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 मान लीजिए राइट आंसर, याद रखिएगा। 50 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो होगा तो आपका जो है 635 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर मैथ है, तो मैथ नंदन सर बताते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल मैथ का डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हालांकि क्लास में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर चीज़ का डिस्कशन होता है। क्लास में आइएगा तो आपको हर चीज़ बताया जाता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बी। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है देखिए, जून 2019 की जारी रिपोर्ट के अनुसार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में जो है किस विश्वविद्यालय का स्थान शीर्ष पर रहा? याद रखिएगा कौन सा विश्वविद्यालय जो है प्रथम स्थान पर रहा, तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? उस विद्यालय का नाम है ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापीठ का जन्म स्थल विस्पीग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बिहार के मधुबनी जिला में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार इस्पात संबंधित मिश्र धातु, इस्पात क्या है? मिश्र धातु है, उसी प्रकार जस्ता क्या है? तो जस्ता एक धातु है, याद रखिएगा, मेटल है, याद रखिएगा। जस्ता यानी आपका जो है जस्ता का लेप चढ़ाते हैं, आप लोग को याद होगा।
लोहा पर जंग लगता है तो लोहा पर जंग लगता है तो जंग से बचाने के लिए लोहा पर हम लोग जो है लेप चढ़ाते हैं। किसका लेप चढ़ाते हैं? तो जस्ता का लेप चढ़ाते हैं। और यही क्रिया गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। तो जस्ता एक धातु है। यहाँ पर आता कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन भी एक अधातु है, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो कौन बनाता है? तो आप लोग को पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करने के बाद हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के बाद हमें जो है सिर दर्द, बेचैनी, जो है उल्टी वगैरह आपका जो है आपका बीमारी होने लगता है, जिसके कारण आपका जो है हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए मोटर कार का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोटर कार से जो धुआं निकलता है वह कौन सा धुआं होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यानी कि CO। लेकिन जो है औद्योगिक क्षेत्र से जो आपका धुआं निकलता है, विभिन्न प्रकार के उद्योग से जो धुआं निकलता है वो कौन सा धुआं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसको हरित गृह प्रभाव गैस कहते हैं। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन अधातु है और ऑक्सीजन, तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक अधातु है, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो याद रखिएगा, पदों के लिए अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आपका जो है आरक्षित सीट दिया गया है। याद रखिएगा, 50% आरक्षित सीट दिया गया है। हालांकि आपका जो है पंचायत चुनाव को राज्य सूची में रखा गया है, ये आपको याद रखनी है। तो चलिए इसी में कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं, बताते हैं आपको। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उदय बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। अगला पॉइंट है, भारत में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं? तो 1/3। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। हमारे संविधान के भाग 4 में अर्थात राज्य के नीति निर्देशक में पंचायती राज व्यवस्था गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के कई हिस्सों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है तो आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के कई हिस्सों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। तो याद रखिएगा, यह गीत किसका था? तो स्वदेशी आंदोलन का। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की जब घोषणा किया गया था लॉर्ड डलहौजी, तो आपका लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा किया तो 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल भवन में जो है विशेष रूप से एक आपका जो है सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें आपका बिपिन चंद्र पाल, जो है बाल गंगाधर तिलक, अन्य कई नेता आपका जो है शामिल हुए थे। और इसी में आपका जो है पूरे भारत में, पूरे बंगाल में जो है एक आंदोलन चलाने का निर्णय किए, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1906 में किया गया था, बंगाल में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और इसका मुख्य गीत क्या था? तो आपका वंदे मातरम, ये आपको याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। सविनय बागी आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, लेकिन कौन से कांड के बाद असहयोग आंदोलन को पुनः स्थगित कर दिया गया था? तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को जब बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। और वहां पर कुल मिलाकर 22 पुलिसकर्मी आपका जो है जिंदा जला दिया गया था। चलिए अगला पॉइंट है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, यानी उच्चतम पोषण स्तर कौन होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग पढ़े थे, पिछला वीडियो में आपको बताए हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो वहां पर बताया है पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों घटकों का अध्ययन करते हैं। जैविक और अजैविक दोनों घटकों का अध्ययन करते हैं। तो जैविक में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हो जाएगा, और अजैविक में विभिन्न प्रकार के तापमान, दबाव, आर्द्रता, घनत्व, तो ये सब आपका अजैविक में आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, अजैविक में आ जाएगा। तो जैविक घटक को 3 वर्ग में बांटा गया। याद रखिएगा, जैविक घटक कितने वर्ग में? 3 वर्ग में। एक आपका जो है पहला होता है जिसको कहते हैं उत्पादक वर्ग, उसके बाद जो है उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। उत्पादक में सभी पेड़ पौधे को रखा गया है, उपभोक्ता में आपका सभी परपोषी जीव जंतु को रखा गया है, और अपघटक में जो जीव जंतु सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन की प्राप्ति करता है, अर्थात जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ को अपघटक वर्ग में रखा गया है। उपभोक्ता को फिर से 3 वर्ग में बांटा गया। एक आपका जो है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी और द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी, और तृतीय उपभोक्ता जो है कौन होता है? तो मांसाहारी होता है तृतीय उपभोक्ता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का सही आंसर जो होगा, याद रखिएगा, सर्वाहारी को याद रखिए उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, यानी कि ज्यादा पोषण इसी को मिलता है। एक शाकाहारी से प्राप्त कर लेता है और मांसाहारी दोनों से मिल जाता है इसको, तो ज्यादा ऊर्जा जो है सर्वाहारी को मिलता है, याद रखनी है। न्यूटन का खोज किसने किया? तो न्यूटन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब देखिए कुछ प्रमुख खोज आपको बताते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, जो है प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, न्यूटन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, न्यूट्रिनो का खोज जेम्स पॉली ने किया था, पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था, मेसॉन का खोज युकावा ने किया था, याद रखिएगा, और गामा किरण का खोज हेनरी बैकरल ने किया था, एक्स किरण का खोज रॉन्टजन ने किया था, प्रवैगिक किरण का खोज रिटर ने किया, और दृश्य किरण का खोज न्यूटन ने किया। तो ये पॉइंट आप याद रखते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। आपके लिए यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से घुरा फुरा करके आपको क्वेश्चन आते रहता है, इस बात को अच्छी तरह से आपको याद कर लेनी है।
अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहा जाता है? तो सामान्यतः पूरे ग्रह पर आपका जो है समान रात और दिन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका जो है एरियल ग्रहण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण निम्न में से कौन सा संगठन करता है? तो सेबी करता है। सेबी का पूरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, याद रखिएगा। इसका स्थापना 1988 में किया गया था। 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जयंत पाटिल समिति संबंधित है किससे? तो जयंत पाटिल समिति का संबंध जो है अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्र के विकास से, जहां पर कम वर्षा होता है तो उस क्षेत्र में विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी का स्थापना किया गया था। उस कमेटी का नाम था जयंत पाटिल समिति। देखिए कोई भी समिति से आपका जो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आजकल एग्जाम में पूछ रहा है। आजकल एग्जाम में देखिए कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ज़्यादा विविध से आपका क्वेश्चन आता है, फोकस करिएगा, ज़्यादा विविध से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। हिस्ट्री चाहे पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कम क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन विविध से बहुत ज़्यादा आ रहा है, याद रखिएगा। तो थोड़ा विविध पर ज़्यादा फोकस करिए। हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएगा आप तैयारी कर रहे हैं तो इजी आएगा, बन जाएगा खूब आराम से। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपको आराम से। मेन आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और ये विविध और करंट अफेयर 4 टॉपिक में आपका ज़्यादा क्वेश्चन लोगों का गलती होता है। 3 टॉपिक को पर आपको जो है ज़्यादा पकड़ बनानी है। तो देखिए कुछ समिति है, बताते हैं कुछ प्रमुख समिति। दिनेश गोस्वामी समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, हमेशा आपका जो एग्जाम में आता है, अक्सर पूछते रहता है ये क्वेश्चन। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 चुनाव सुधार से। मल्होत्रा समिति 1993 बीमा क्षेत्र से। भागवती समिति 1973 बेरोजगारी से। राजा तिलैया समिति 1991 से 93 कर सुधार से। रघुराजन समिति 2007 वित्तीय क्षेत्र सुधार से। आबिद हुसैन समिति 2007 ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, याद रखिएगा। और कोठारी समिति 1964 से 66 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से। पहली नरसिम्हन समिति 1991 वित्तीय प्रणाली से। दूसरी नरसिम्हन समिति 1992। नरसिम्हन समिति 2 को था, पहली और दूसरी 191 1992। दूसरा का किससे है? तो बैंकिंग सुधार के कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा से, और पहल का वित्तीय प्रणाली से। फिर है मोरारजी देसाई या हनुमंथा समिति 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, याद रखिएगा। श्री कृष्ण समिति 2010 तेलंगाना राज्य की स्थापना से, हालांकि तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को किया गया। आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य जो है तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था। गॉडगिल्स आयोग 2011 पश्चिमी घाट पारिस्थितिक क्षेत्र विशेषज्ञ फाइनल यानी विकास से। कस्तूरी रंगन समिति 2013 पश्चिमी घाट में विकास से। अजय चाबीबर समिति 2015 नीति आयोग की समीक्षा या नीति आयोग को पूर्ण रूप से गठन करने के उद्देश्य से आपका जो है ये समिति का संबंध है, ये आपको याद रखनी है। तो ये सब समिति है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगला जो है आएगा समिति संबंधित तो कुछ और पॉइंट आपको बताएंगे, तो हमारे वीडियो पर आप अंत तक देखिए। अच्छा पॉइंट आपको बता रहे हैं, बहुत ही आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो आप इस वीडियो को आपका जो है एक बार ना हो तो दोबारा भी देखें, अच्छा तरीका से वीडियो को डाउनलोड कर लें और बार बार देखते रहें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है, यानी मैंग्रोव वन पाया जाता है? ये तो हल्का क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट याद रखता है, तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। मैंग्रोव वन किस राज्य में आपका जो अधिक कांस्ता या सब ज़्यादा मिलता है? तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। जंगल जो है संविधान की सूची में आता है, तो जंगल जो है संविधान की सूची में आता है, ये कमेंट में लिख करके आप बताइए। भारतीय वन जो है इसको संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? और एक क्वेश्चन का और आंसर बताना है आपको। वन सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत आपका वन मिलता है, यानी सबसे अधिक प्रतिशत वाला आपका राज्य कौन है वन के क्षेत्र में, याद रखिएगा। तो दोनों का आंसर बताइए और आपका देखिए कौन कौन आंसर सही बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मुंगेर में 1922 से 23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। किसान सभा की स्थापना, इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसका उपाध्यक्ष जो है आपका श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था, ये आपको याद रखनी है। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया था। ये अखिल भारतीय किसान सभा है, और यहाँ पर दूसरा चीज़ है, याद रखिएगा, जो है खाली किसान सभा है, याद रखिएगा। तो किसान सभा अलग है और अखिल भारतीय किसान सभा अलग है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध अखिल भारतीय किसान सभा से था, ये आपको याद रखनी है। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं ने किया था। 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया था। 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना एन जी रंगा ने किया था। उड़ीसा में मानती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे, ये आपको याद रखनी है। बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लेकर अकरम खां अब्दुल रहीम फजलू हक के प्रयास से 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एन जी रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिला करके एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने का योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन जी रंगा इसके महासचिव चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किए थे, याद रखिएगा। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
याद रखिएगा। तो ये अखिल भारतीय किसान सभा था और वो क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ किसान सभा मुंगेर में, तो उसका आंसर कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष हो जाएगा। और इसमें आपका जो है अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव कौन थे, तो NG रंगा को बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? पृथ्वी के आकार के निकट मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है शुक्र है, ये आपको याद रखनी है। तो शुक्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका वीनस हो जाएगा, याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सूर्य में सबसे नजदीक बुध है यानी मरकरी, शुक्र है वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न और अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून, याद रखिएगा दूरी के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है पृथ्वी है और यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर शुक्र है। तो देखिएगा मंगल जो है वो आपका पृथ्वी से थोड़ा दूर पड़ जाता है, लेकिन शुक्र जो है वो नज़दीक पड़ जाता है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन या पृथ्वी का भगनी, ये सब आपका या पृथ्वी के आकार के समान बराबर या पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है ये शुक्र है, ये आपको याद रखना है। लेकिन सूर्य के सबसे नज़दीक पूछेगा तब बुध हो जाएगा और सबसे दूर क्या हो जाएगा, तो नेपच्यून हो जाएगा, याद रखिएगा। नीचे पॉइंट आपको बताए हैं आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम, तो आकार में सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, याद रखिएगा। तो आकार के अनुसार तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आएगा। इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है, याद रखिएगा, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों आपका होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण आपका मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, याद रखिएगा। इसके बाद सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो शनि है, शनि के कुल मिलाकर के 82 उपग्रह हो गया है, याद रखिएगा। शनि के कुल आपका कितने उपग्रह, तो 82 हो गया है, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे आते हैं, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, तो तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है, तो आश्रय बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको याद रखना है, इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मानव शरीर में भोजन मुख्यतः किस में पचता है, तो मानव शरीर में मुख्य रूप से भोजन जो है किस में पचता है, याद रखिएगा, भोजन जो है मुख्य रूप से किस में पचता है, तो याद रखना है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, याद रखिएगा, भोजन का पूर्ण पाचन किस में होता है, छोटी आंत में, या भोजन का पूरी तरह से आप शोषण किस में होता है, तो छोटी आंत में। लेकिन भोजन के पाचन की कोई भी क्रिया कौन से आंत में नहीं होता है, तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का शोषण सिर्फ होता है, भोजन के पाचन का कोई क्रिया नहीं होता है। यकृत क्या है, तो यकृत एक ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, याद रखिएगा। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त यही यकृत से स्रावित होता है। उधर क्या है, तो उधर पेट को कहते हैं, याद रखिएगा। इसी के अंदर आपका जो है छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब आपका जो है अमाशय वगैरह पाया जाता है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का नाम क्या था, तो स्पेस शटल का नाम क्या था, याद रखिएगा, उस स्पेस शटल का नाम अपोलो 2 था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा, अपोलो 2। देखिए कुछ प्रमुख अंतरिक्ष यान या चंद्रमा पर जाने वाला यान या व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग जो है आगे देखते हैं इस वीडियो में। चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, याद रखिएगा, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चांद पर आदमी भेजने वाला पहला देश अमेरिका था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान यूरी गागरिन था। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश रूस था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग लाइका था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहली महिला वेलेंटीना टेरेस्कोवा था, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा थे। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश अमेरिका था। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 10 था, याद रखिएगा। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग फर्स्ट था, ये भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में आता है। चांद पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान ईगल था। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला यान अपोलो 2 था, और यही क्वेश्चन अभी आपको जो है दिए हैं। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम स्पेस शटल कोलंबिया था, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कार्ल जी हेनिजे था। सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री गेरेमान तितोव था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम टीचर शेरिन क्रिस्टा मैकोलीफ अमेरिका के थे। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, याद रखिएगा। सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री वेलेरी पोलयाकोव थी, अमेरिका के। 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री कर्नल व्लादिमीर कोमारोव था। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव था, ये आपको याद रखनी है। तो अंतरिक्ष यहीं से क्वेश्चन आएगा, फालतू नहीं आएगा, याद रखिएगा, फालतू नहीं आएगा। आपको इसको अगर याद कर लेते हैं अच्छी तरह से, कोई पर लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो कोई भी आपका एग्जाम अगर देते हैं तो एग्जाम देने के पहले आपका जो है 2-3 महीना अगर समय बचता है तो जीडी क्लासेस पटना में आप आकर के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन पढ़ा हुआ है तब, यदि पढ़ा हुआ है चैप्टर तो 3-4 महीना में जीडी क्लासेस पटना में बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपको हो जाएगा। खास करके बिहार दरोगा, बीपीएससी पीटी, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। डिस्कशन कराएंगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर होगा और बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगा, क्योंकि स्टूडेंट आपका जीके जिसमें कन्फ्यूजन ही ज़्यादा रहता है। 4 ऑप्शन देता है, लगता है ये आंसर होगा, आंसर कोई और होता है।
तो जब डिस्कशन सुनिएगा, जब बार बार आपका जो है क्वेश्चन का डिस्कशन सुनिएगा और अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट रखिएगा, तो आपको कभी भी आपको याद जो है हमेशा याद रहेगा और कभी आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस ग्रह का खोज जो है ये आपका सर विलियम हर्शेल। यूरेनस मतलब अरुण ग्रह का खोज सर विलियम हर्शेल और वरुण का खोज जोहान्स गाले। याद रखिएगा जोहान्स गाले। वरुण ग्रह का खोज यानी नेपच्यून का खोज जोहान्स गाले और प्लूटो का खोज कौन किया था? याद रखिएगा प्लूटो का खोज कौन किया था? तो ये कमेंट में लिख करके बताइए प्लूटो का खोजकर्ता कौन था, याद रखिएगा। गैलीलियो तो दूरबीन का खोज किया था। क्रिस्टिन फ्री हुगेंस ये भी एक वैज्ञानिक थे। कॉपरनिकस तो कॉपरनिकस आपका जो है ये पृथ्वी गोल है ये बात बताने वाले थे, या वायुमंडल ब्रह्मांड का खोज किए थे यही निकोलस कॉपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, पादप में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जल के परिवहन का कार्य जो है जल, तो जैसे जल जैसे जाइलम, तो जल का परिवहन कौन करेगा? तो जाइलम करेगा। और खनिज लवण या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त भोजन का परिवहन कौन करेगा? तो फ्लोएम करेगा। याद रखिएगा फ्लोएम का काम होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अभी बताएं आपको कौन होता है? तो लीवर होता है। लीवर मतलब यकृत होता है, याद रखना है। फिर है स्तनधारियों में भ्रूण का विकास किसमें होता है? तो स्तनधारियों में भ्रूण का विकास जो है कहाँ पर होता है, किसमें होता है? तो आपका जो है भ्रूण का विकास जो होता है, भ्रूण का विकास ये आपका गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अफीम पौधे किस भाग से बनाया जाता है? तो लेटेक्स है, याद रखिएगा। यानी कि आपका जो है किससे? अफीम जो है पौधे के किस भाग से? तो आपका जो है फूल से, पुष्प की कली से, लेटेक्स के से। तत्व का गुणधर्म जिसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो तत्व का गुण जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के आधार पर आपका तत्व का गुण जो है निर्धारित होता है, क्योंकि परमाणु संख्या के आधार पर ही आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया है, यानी गुण के आधार पर तत्वों को रखा गया है। तो ये परमाणु क्रमांक याद रखिएगा। ये मोस्ले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाए हैं, तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाए हैं, तो गुण भी हम लोग जो है उसी आधार पर अध्ययन करते हैं, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उस बल को अस्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखिएगा। ए यहाँ पर सही होगा, ये आपको याद रखना है। सूर्य की तापमान को मापने के लिए किस तापमापी का इस्तेमाल करते हैं? तो आपका जो है उस तापमापी का नाम है पायरोमीटर, याद रखिएगा। पायरोमीटर या इसी को हम लोग जो है पूर्ण विकिरण तापमापी कहते हैं। पूर्ण विकिरण तापमापी याद रखना है। यह तापमापी स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। किसके सिद्धांत पर? स्टीफन के सिद्धांत पर पायरोमीटर काम करता है। और पायरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो जिस भी चीज का तापमान या पदार्थ का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, वहां पर आपका तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। एक है ताप युग्म तापमापी। तो ताप युग्म तापमापी जो है शिवेक प्रभाव पर कार्य करता है, शिवेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ताप युग्म तापमापी, ये भी आपको याद रखना है। किसी प्रकार के प्रतिरोध की प्रतिरोधकता को तापमान को मापने के लिए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राज्यसभा को किस नाम से? तो याद रखिएगा राज्यसभा को जो है संसद का उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। देखिए राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण हम लोग जो है बात को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर आपको जो है लिखे हैं, इसको ध्यान से देखिए, पढ़ के सुनाते हैं। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट याद रखिएगा, अक्सर बुक में आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, लेकिन हमेशा आता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, पहली बैठक। राज्यसभा की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 80 में, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा किया गया है, ये भी आपको याद रखनी है, तो याद रखिएगा। राज्यसभा की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, याद रखिएगा उच्च सदन, अस्थायी सदन तथा दूसरा सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, लेकिन वर्तमान समय में 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पत्ती के आधार पर होता है, या इसके चुनाव में राज्य के विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची से संबंधित किसी विषय पर जो राष्ट्रीय हित में हो कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा जो है 213 सदस्यों की बहुमत से एक अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन कर सकता है। तो ये राज्यसभा था, अक्सर एग्जाम में आता है राज्यसभा से। यदि आप राज्यसभा से इतना पॉइंट याद रखते हैं तो गारंटी देते हैं कि आपको राज्यसभा से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। यदि छूटेगा तो आगे हम वीडियो आपको बनाएंगे, अगला वीडियो देखिए, अगला वीडियो को अच्छी तरह समझिए, आपको नहीं छूट पाएगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, याद करवाते हैं, रिवीजन कराते हैं और समय समय पर फिर से रिवीजन कराते हैं और सेट प्रैक्टिस में बुला करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि स्टूडेंट को कहीं पर कंफ्यूजन ना हो सके। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तार के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा धूल के बादल को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग जो है नेबुला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पर बताए हैं, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब सौरमंडल किसको कहते हैं, आकाशगंगा किसको कहते हैं? तो कई सौरमंडल मिलाकर के एक आकाशगंगा बनता है, याद रखिएगा। सौरमंडल क्या होता है, तो कई प्रकार के ग्रह को मिलाकर के एक सौरमंडल बनता है।
तो आकाशगंगा बहुत सारे गैस, धूल और अरबों जो है कणों किशोर मंडल का संयुक्त रूप से बना एक आकार है। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण बल के से पूर्ण रूप से जुड़ी रहती है। हमारे आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत ही भारी ब्लैक होल होता है। देखिए आकाशगंगा में क्या होता है, तो धूल, कण और ग्रह वगैरह होता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, सुपरनोवा एक भयंकर तारा विस्फोटक है। नेबुला अंतरिक्ष में पाए जाने वाला धूल और गैसों के मिश्रण से बने बादलों का समूह है। इस मिश्रण में हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य आयनित गैस पाए जाते हैं। और क्वेश्चन में यही था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो है डिफिनेशन जानिएगा तो सही आंसर आपका जो है जाएगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है शायद। तो इसको नंदन सर तो अच्छी तरह समझा सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते हैं। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। फिलहाल आप जो है मैसेज कर व्हाट्सएप में आपका ग्रुप में आपका जो है जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको जो आंसर जा सकता है, या क्लास में आइएगा तो वहाँ पर डिस्कशन वीडियो में डिस्कशन होगा तो आपको आंसर या डिस्कशन आपको बता दिया जाएगा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 30 डिग्री होगा, याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट, ये तो किसी का है नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो मोती का रासायनिक सूत्र है, ये अंडा के ऊपरी परत का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। तो वैधानिक सत्ता का अधिकार जो है वो किसको प्राप्त है, तो संसद को, याद रखिए। विधि बनाने की शक्ति, वैधानिक मतलब विधि बनाने, कानून बनाने की शक्ति, ये संसद को है। संसद के 3 अंग होता है, याद रखिएगा। संसद के 3 अंग, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखिएगा। लेकिन संसद के कितने सदन, तो संसद के 2 सदन, एक आपका उच्च सदन और एक आपका निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। संसद की संरचना की चर्चा संविधान का अनुच्छेद 79 में, याद रखिएगा, 79 में संसद की संरचना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत आपका यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर गलत जो होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर गलत वो डी नंबर होगा। रियो डी जेनेरिया ब्राजील में है, ब्राजील की राजधानी आपका जो है वहीं पर है, ब्राजील की राजधानी ब्रासिया है, एक शहर है ये रियो डी जेनेरिया। तो यह जो है शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो यह हमारा गलत होगा। हालांकि देखिए यहाँ पर प्रमुख उद्योग जो है, प्रमुख उद्योग पिट्सबर्ग विश्व की इस्पात राजधानी, इस्पात उद्योग के लिए। रियो डी जेनेरिया वस्त्र उद्योग एवं कॉफी उद्योग के लिए, अभी बताएं। डेट्रॉइट अमेरिका में है, मोटर कार के लिए। शिकागो अमेरिका में है, मांस प्रसंस्करण के लिए। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जलपोत व एयरक्राफ्ट के लिए। क्यूबेक कनाडा का एक प्रसिद्ध शहर है, मेरीन इंजीनियरिंग एवं आपका जो है जलपोत निर्माण के लिए, याद रखिएगा। ओटावा कनाडा की राजधानी है, कागज उद्योग के लिए। हैमिल्टन कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है, हैमिल्टन को, कनाडा का प्रसिद्ध शहर है ये। लौ इस्पात व इंजीनियरिंग आपका जो है निर्माण के लिए। टोरंटो कनाडा का है, इंजीनियरिंग व ऑटोमोबाइल के लिए। मैनचेस्टर ब्रिटेन का है शहर है, सूती वस्त्र के लिए। जो है ब्रेडफोर्ड ब्रिटेन में है, ऊनी वस्त्र के लिए। और लंदन इंजीनियरिंग व परिवहन के लिए। तो इसको भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपको आएगा यहाँ से। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाता है। तो वनों के संरक्षण एवं संबंधित क्रिया जो है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सिल्वीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए बताते हैं यहाँ पर, विटीकल्चर अंगूरों की व्यापारिक का स्तर पर उत्पादन, अंगूरों के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन विटीकल्चर। पीसीकल्चर अथवा एक्वाकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया, पीसीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि से कृषि भी सम्मिलित होता है। हार्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन। ओलिविकल्चर जो है पानी, तो यहाँ पर हो जाएगा जैतून की कृषि, ओलिविकल्चर। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित क्रिया। ओलेरिकल्चर जमीन पर फैलने वाले सब्जियों की व्यापारिक कृषि। मेरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुए पालन। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। पोमोलॉजी फल उत्पादन, याद रखिएगा। निम्न में कौन सी जलधारा एक गर्म है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा जलधारा गर्म है। तो यहाँ पर आपका जो है गर्म जलधारा कौन है, तो अग्लुहास की जलधारा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। गर्म जलधारा क्यूरेशिया की जलधारा, सुसिम की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल्निनो की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ब्राजील की धारा, अग्लुहास की जलधारा, मोजाम्बिक की धारा, ये सब आपका जो है गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा क्यूराइल, कैलिफोर्निया, अकोस्टक, लेब्राडोर, पूर्वी गिरलैंड, इमरिगर, रेनेल, फॉकलैंड, जो है बेगुएला, अंटार्कटिका प्रवाह, कनारी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, सोमाली की जलधारा, दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह की जलधारा, ये सब ठंडी जलधारा है, ये आपको याद रखना है। तो जलधारा से भी एग्जाम में आता है, इसको एक दिन याद रखिएगा आप लोग। काला सागर और मरमरा सागर, तो बासफोरस जल संधि, याद रखिएगा। काला सागर, मरमरा सागर, बासफोरस जल संधि, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है, तो धातु के किस गुण के कारण, तो आघात वर्णीयता के कारण, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तार खींचा जाता है तो तन्यता के कारण, याद रखिएगा।
लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होगा? तो फर्मी मीटर होगा। 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, याद रखिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻6 मीटर होता है। देखिए यहाँ पर बताए हैं आपको। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻ आपका जो है 6 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, और 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻15 मीटर। तातीपाका तेल शोधशाला अवस्थित है कहाँ? तो यह आपका जो है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। देखिए कुछ प्रमुख तेल शोधनशाला है जो आपको बता रहे हैं, इसे भी एग्जाम में आता है। बिहार दरोगा में 2 बार इससे आपका क्वेश्चन पूछ चुका है। बरौनी तेल शोधनशाला बिहार में है, हल्दिया तेल शोधनशाला पश्चिम बंगाल में, डिगबोई असम में, बंगाई गांव असम में, पारादीप तेल शोधनशाला उड़ीसा में, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी पंजाब में है, बीना तेल शोधनशाला मध्य प्रदेश में, मनाली तेल शोधनशाला तमिलनाडु में है, और नागपट्टनम तेल शोधनशाला तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला असम में है, तापी पाक तेल शोधनशाला अभी बताया आपको क्वेश्चन में था तो आंध्र प्रदेश में, जामनगर तेल शोधनशाला ये पिछला बार बिहार दरोगा आपका मेंस और पीटी दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। जामनगर तेल शोधनशाला किस राज्य में है? तो ये दोनों आपका पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आपका एस्सार रिफाइनरी, ये भी बहुत आपका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आगे पूछ सकता है, गुजरात। बाड़मेर तेल शोधनशाला ये तो आपको सबको याद रखना है, राजस्थान में। रत्नगिरी तेल शोधनशाला ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखनी है। चलिए, उपभोक्ता के बजट का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपभोक्ता के बजट का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ था? याद रखिएगा, यह जो है बेतिया से आरंभ हुआ था, और ये कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। देखिए यहाँ पर बताए हैं, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन की शुरुआत 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू की गई थी। आगे है, फरवरी 2020 में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, डीआरडीओ ने किस आपका जो है बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी प्रनास। अगला है, सब करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इस कार्यक्रम का आयोजन जो है ये आपका कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2009 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है किसको? नंद किशोर आचार्य को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो आपका ये महाराष्ट्र में, हालांकि अभी तो कई राज्य कर दिया है, लेकिन शुरू में महाराष्ट्र आपका लागू किया था नियम कानून। महात्मा गांधी की जयंती पर किस देश ने डाक टिकट आरंभ की गई है? किस देश में डाक टिकट आरंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, यह आपका इजराइल होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इजराइल आंसर, याद रखिएगा। अच्छा, इसका आंसर जो होगा, सॉरी इसके लिए आपका जो इसका आंसर इजराइल नहीं होगा, ये आपका 1 नंबर होगा, फ्रांस होगा, याद रखिएगा। फ्रांस होगा, 2019 में जारी किया था। अब ये रीजनिंग है तो इसको बनाइए। इसका सही आंसर क्या होगा? 81 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसको मिला लीजिएगा, वीडियो को रोक करके बनाइएगा आप, आता है सही कि नहीं। 82 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका जो है बी होगा। 83 का क्या होगा? तो 83 का आपका जो है 83 का 83 बी नंबर होगा। इसको कैसे बनाते हैं? तो देखिए, यूनिट अगर निकालना रहे तो कुछ नहीं करना है, सबको गुना कर देना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। तो सबको गुना करिए और 1000 से डिवाइड करिए। यहाँ पर 60 × 5 × 30 और बटा 1000। 2 जीरो खत्म हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया, 30 और गुने 3 इधर हो गया, 1 0 से 1 0 और 3 3 9, तो 9 बच गया। अगर आपका यूनिट निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपका चीज़ दिया उसको गुना कर दीजिए और 1000 मतलब किलो वाट आवर से हम लोग डिवाइड करते हैं, इसलिए आपका जो है 1000 से हम लोग डिवाइड करते हैं। ये आपको याद रखना है, क्लास में इसको अच्छी तरह से बताते हैं, यहाँ पर समय नहीं रहता है। 84 का सही आंसर जो होगा, याद रखिएगा, 84 का सही आंसर बी नंबर होगा। 85 देखिए ये क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन है, तो 85 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 86 बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है कहाँ? तो ये आपका जो है कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये त्रिपुरा में। देखिए कुछ प्रमुख त्यौहार बताते हैं। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला, लद्दाख में सिंधु दर्शन, उड़ीसा में नुआखाई, त्रिपुरा में खर्ची पूजा या लाई हराओबा, मिजोरम में मिमकूट चपचारकूट, अरुणाचल प्रदेश पक्के पक्का हॉर्नबिल तवांग उत्सव, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हॉर्नबिल त्यौहार, मुआत्सु त्यौहार, ये सब आपका नागालैंड। असम अबुबाची मेला, विजिंग, भोगली बिहू, ये सब। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल बसंत उत्सव, महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा, तेलंगाना बाथुकामा या बोनालू त्यौहार, तमिलनाडु पुथांडू या पोगल, गुजरात उत्तरायण या बेस्तु बरस, केरल परिपल्ली गज मेला, ओनम या शिशु, कर्नाटक उगड़ी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो ये तो आपका बहुत ईजी है, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। बताएं किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका आपका संविधान का अनुच्छेद 55 में, 155 में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अनुच्छेद 157, राज्यपाल की योग्यता की चर्चा। अनुच्छेद 158, राज्यपाल के वेतन भत्ता की चर्चा। 159, राज्यपाल की शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। 160, कुछ आसमकताओं में राज्यपाल की कृतियां का निर्वहन। अनुच्छेद 161, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 162, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 174, राज्य के विधानसभा विघटन की शक्ति। अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 213, राज्यपाल का अध्यादेश। तो ये राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है। एग्जाम में आपसे अनुच्छेद ही पूछेगा, जिसको एक नजर आपको याद रखना है, दिमाग में आपको जो है रखनी है अच्छी तरह से। पुस्तक अग्नि का उड़ान जीवन वृंत है किसका? तो ये आपका अग्नि का उड़ान जो है ये आपका APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। आगे है एक आयत का लंबाई, तो ये तो मैथ है, इसको बनाइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर 90 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर B होगा, याद रखिएगा। तो यहीं तक 90 क्वेश्चन आपको जो है बताएं, 90 क्वेश्चन बनाएं। 90 में यदि 70 क्वेश्चन आपको सही होता है तो समझ लीजिए आपको तैयारी बहुत ही मस्त है। 10 क्वेश्चन आपका रीडिंग रहता है, तो रीडिंग यहाँ पर आपका फिगर वगैरह का आपको जो है नहीं लिखा पाता है, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन मोबाइल से ही लिखते हैं, लैपटॉप या किसी अन्य माध्यम से नहीं लिख पाते हैं। इस वजह से 10 क्वेश्चन आपका रीडिंग का नहीं आ पाता है। तो 10 क्वेश्चन को आपको जो है 10 क्वेश्चन में 5 जो है क्वेश्चन सही मान के चलिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो रीडिंग रहेगा, आपसे बनेगा ही, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि 70 क्वेश्चन आपको आता है तो कमेंट में लिख करके बताइए कि आपका जो है हमारा 70 नंबर के पार हो गया, तो समझ जाएं कि आप जो है सही आपका जो है, लेकिन ईमानदारी से आपको जो है बतानी है और अच्छी तरह से तैयारी करनी है। जो भी बिहार दरोगा BPSC का तैयारी करते हैं तो आपको तैयारी में रेगुलरिटी बना करके रखनी है। तो आगे अगले वीडियो में आपके साथ जो है फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।